ये हमारा स्मिथी शॉप है ना? इसको हम ब्लैक स्मिथी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लैक स्मिथी मतलब अपना एक बहुत पुराना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि ब्लैक स्मिथ जो है कई चीज़ें जो है आयरन से बनती है। देखा आपने कभी देखा है? कई बार जो आयरन से जो आयरन से जो बनने वाले जो आर्टिकल्स हैं वो स्मिथी की मदद से बनते हैं। स्मिथी में क्या करते हैं, हम किसी भी मटेरियल को गर्म करते हैं, फिर उसको जो है हैमर के द्वारा उसको डिफरेंट शेप्स देते हैं। तो ये जो है दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द प्रोसेस। इसका जो बड़ा रूप है, यहाँ पे अपन का हैंड टूल्स यूज़ करते हैं और ओपन हर्थ फर्नेस रहता है। जब इसको जो लार्ज स्केल में बड़े स्केल में करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, फोर्जिंग, है ना। अब आप कहोगे कि साहब ये मतलब ब्लैक स्मिथी जो इट इज़ ए वेरी ओल्ड प्रोसेस, इसको इंजीनियरिंग में क्या ज़रूरत है। लेकिन आपको पता है कि हम जो इसमें जो काम करते हैं, हम जो गर्म करके उस पर हैमरिंग करते हैं, इससे कई उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो क्या होती है, इम्प्रूव होती है ना। और ये जहाँ पर भी हमको ऐसे पार्ट्स जहाँ पर ज़्यादा लोड आ रहा है, जहाँ डायनामिक लोडिंग से, जैसे हमारे क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूस उस पर फोर्स आ रहा है और उस पर जो स्ट्रेस कंटिन्यूस डेवलप हो रहा है। तो इसके लिए उसकी स्ट्रेंथ कैसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंप्रूव होना चाहिए। जो पार्ट हम कास्टिंग से बनाते हैं, कास्टिंग में पार्ट बनाना इजी होता है कि वंस वी मेक ए पैटर्न, और पैटर्न की मदद से आप फिर कई प्रकार के कास्टिंग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इंडिविजुअल वर्क करते हैं। इंडिविजुअल वर्क करने में थोड़ा सा हमें टाइम तो लगता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है। तो फोर्जिंग पार्ट्स जो है उसका बहुत यूज़ होता है। इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू मेकिंग स्मॉल आर्टिकल्स। बड़े आर्टिकल बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ पावर हैमर्स, वी हैव टू यूज़ पावर टूल्स ना, उनका यूज़ करेंगे। और उसको जो है लार्ज स्केल पे बड़े बड़े जो है फोर्जिंग के भी मतलब बड़े बड़े पार्ट्स बनाए जाते हैं। बेसिकली जो है फोर्जिंग, इसको स्मिथी या फोर्जिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक बोला जाता है हार्ड वर्किंग प्रोसेस और दूसरा बोला जाता है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। हार्ड वर्किंग प्रोसेस मतलब क्या है, किसी भी मेटल का जो है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है उसके अबव यदि हम काम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हॉट वर्किंग प्रोसेस कहलाएगा। और बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो कहलाएगा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। हार्ड वर्किंग प्रोसेस में मटेरियल को डिफॉर्म करना इजी होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर अपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर हो गया है ना। और उसमें जो है ग्रेन ग्रोथ भी हो सकती है, अपने हिसाब से हम उसको शेप दे सकते हैं। और आपका जो है कोल्ड वर्किंग है, कोल्ड वर्किंग में जो है बिलो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है तो नेचुरली जो है उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें जो है स्ट्रेन हार्डनिंग करके एक प्रोसेस होता है वो उसमें हो जाता है, जिससे मटेरियल हमारा हार्ड हो जाता है। दोनों के हार्ड जैसे हार्ड वर्किंग में जो आपको सरफेस फिनिश थोड़ा डिटोरेट हो जाता है, लेकिन कोल्ड वर्किंग में जो है सरफेस फिनिश बेटर रहता है। हॉट वर्किंग में आपका मटेरियल जो है इजीली डिफॉर्म होता है, कोल्ड वर्किंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो दोनों के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान है। देयर आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ हार्ड वर्किंग प्रोसेस एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब इसमें कई प्रकार के टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कई प्रकार के इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, कई प्रकार के बेसिक ऑपरेशंस इसमें होते हैं। अभी हम वर्कशॉप में जो फोर्जिंग या स्मिथी के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे सिखाते हैं। यहाँ पे जो बेसिक टूल्स है, यहाँ पे जो फर्नेस है, यहाँ पे जो डिफरेंट टूल्स हैं, जो डिफरेंट ऑपरेशंस है, उनका जो है यहाँ पर वो किया जाता है, स्टडी किया जाता है और आपको जॉब बनाते हैं। अब आपको जो है हमारे यहाँ के सर जो है तो लैब पूरा देखते हैं स्मिथी शॉप का, वो आपको उसे आगे का प्रोसेस बताएंगे। टेम्परेचर होता है तो नेचुरली जो है उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें जो है स्ट्रेन हार्डनिंग करके एक प्रोसेस होता है वो उसमें हो जाता है, जिससे मटेरियल हमारा हार्ड हो जाता है। दोनों के हार्ड जैसे हार्ड वर्किंग में जो आपको सरफेस फिनिश थोड़ा डिटोरेट हो जाता है, लेकिन कोल्ड वर्किंग में जो है सरफेस फिनिश बेटर रहता है। हॉट वर्किंग में आपका मटेरियल जो है इजीली डिफॉर्म होता है, कोल्ड वर्किंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो दोनों के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान है। देयर आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बोथ हार्ड वर्किंग प्रोसेस एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब इसमें कई प्रकार के टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कई प्रकार के इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, कई प्रकार के बेसिक ऑपरेशंस इसमें होते हैं। अभी हम वर्कशॉप में जो फोर्जिंग या स्मिथी के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे सिखाते हैं। यहाँ पे जो बेसिक टूल्स है, यहाँ पे जो फर्नेस है, यहाँ पे जो डिफरेंट टूल्स हैं, जो डिफरेंट ऑपरेशंस है, उनका जो है यहाँ पर वो किया जाता है, स्टडी किया जाता है और आपको जॉब बनाते हैं। अब आपको जो है हमारे यहाँ के सर जो हैं तो लैब
पूरा देखते हैं स्मिति शॉप का, वो आपको इसे आगे का प्रोसेस बताएंगे। देखिए सर ने बताया स्मिति, इसका पूरा नाम ब्लैक स्मिति है। लोहे से संबंधित अपन हॉट एंड कोल्ड वर्किंग करते हैं। स्मिति का मतलब है कि स्मिति मीन्स स्मॉल वर्क, छोटे छोटे जॉब, एक समय में एक जॉब को प्रिपेयर करना, है ना, और वो भी गर्म कर हॉट कंडीशन में। तब जब हमारा जो लोहा क्या होता है, कठोर होता है, तो उसको एक किसी निश्चित टेम्परेचर तक हमारे को हीट करना पड़ता है, और हीट करने के लिए हमारे को किसी फोर्ज की या फर्नेस की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास में जो भट्टी है वो कोल से चलने वाली फर्नेस है। वैसे जो है ये ओपन फर्नेस कहलाती है, इसमें ऑयल फर्नेस भी होती है और इलेक्ट्रिक फर्नेस भी होती है। लेकिन हमारे पास में जो कॉलेज के अंदर जो अभी हम प्रेजेंट में जो भट्टी है वो कोल से चलने वाली भट्टी है, और उस कोल का नाम है स्टीम कोल, है ना। स्टीम कोल हमारे से कहाँ से प्राप्त होता है? जो खदानों से प्राप्त होता है, जिसके अंदर स्टीम। अब स्टीम कोल यूँ तो हम हिंदी में बोलते हैं उसको पत्थर का कोयला, और इधर इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हमारे को? स्टीम कोल। स्टीम मीन्स होता, स्टीम कोल हो गया मतलब भाप का कोयला। तो भाप का तो कोयला है नहीं, है पत्थर का कोयला खदानों के द्वारा प्राप्त किया गया। इसका नाम स्टीम कोल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो पहले जो रेल वगैरह जो हमारी स्टीम के द्वारा चलाई जाती थी, तो ये स्टीम बनाने के अंदर बहुत काम में आता था, तो इसके लिए इसका नाम स्टीम कोल पड़ गया। वैसे कोल 3 प्रकार का होता है, स्टीम कोल, चारकोल और एक हॉट कोल। ठीक है, हॉट कोल जो सर ने बताया होगा फाउंड्री के अंदर यूज़ किया करते हैं, और चारकोल हमारे यहाँ पर उसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि चारकोल का कैलोरीफिकेसी मान बहुत कम होता है, वो क्विक जल के राख हो जाता है, और वैसे भी जंगल समाप्त हो रहा है तो लकड़ियों का अभाव होने के कारण चारकोल का यूज़ नहीं करते। ये हमारी फोर्ज है जिसके अंदर हम हमारे जॉब को गर्म करते हैं। ये वाला हिस्सा इसका वुड कहलाता है, ऊपर पाइप इसका चिमनी कहलाता है, वुड से नीचे वाला हिस्सा इसका बॉडी कहलाएगा, जहाँ पर ये लकड़ी के गत्ते वगैरह पड़े रखे हुए हैं, ये है तो अर्थ है हमारे जॉब को गर्म करने के लिए। यहाँ पर हम हमारी आग को जलाते हैं। पूरा ये एक हॉलो कैविटी के अंदर एक ड्रम सरी का बना हुआ है, चारों तरफ से पैक है। इसकी बैक साइड में एयर पाइप लगा हुआ है, साइड में ब्लोअर है उस तरफ। जैसे हम उस ब्लोअर को, उस मोटर का स्विच को ऑन करेंगे तो ब्लोअर को ऑपरेट करेगा और दोनों भट्टी के अंदर प्रॉपर मात्रा में एयर को पहुँचाएगा। अब एयर इस ड्रम के अंदर इकट्ठा होकर यहाँ से एक जाली लगी हुई है, जो कास्ट आयरन की जाली है, जो 20 से 25 mm की जाली लगी हुई है। एयर इस ड्रम के अंदर इकट्ठा होकर प्रेशर के साथ में बाहर निकलती है और हमारी आग को तेजी से जलाने में मदद करती है ना। यहाँ पर अब हम हमारे ये भट्टी को चार्ज करेंगे, है ना, तो माचिस की तीली से आग लगा के इसको चार्ज करेंगे और उसके बाद में वो एयर को इसके अंदर प्रेशर के साथ में पहुँचाएंगे, जो हमारी आग को तेजी से जलाने में मदद करेगी, ताकि हमारे मटेरियल को जल्दी से जल्दी वो गर्म कर सके, जो हमारे को टेम्परेचर चाहिए। हमारे जॉब का जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो 950 से 1150 है ना। हमारा जो जॉब जिसके ऊपर हम गर्म करते हैं वो टेम्परेचर होता है 950 से 1150, और एक टेम्परेचर और होता है जिसको हम बोलते हैं फिनिशिंग टेम्परेचर, वो होता है 750 से 950। अब यहाँ पर भट्टी के अंदर कोई थर्मोमीटर या पायरोमीटर नहीं है, तो हम कैसे हमारे जॉब को प्रॉपर पहचानेंगे कि हमारा जॉब प्रॉपर मात्रा में हीट हुआ या नहीं हुआ? तो हम कलर से पहचानते हैं। जब 1150 की स्टेप पे गर्म होता है तो हमारे को जो जॉब का जो कलर है वो लाइट ऑरेंज कलर में दिखने लग जाता है। और गर्म जॉब को पकड़ने वाले जो टूल्स को हम टोंग्स कहते हैं, टाइप्स ऑफ टोंग्स होती है ना, जिससे हम जॉब को गर्म करके लेके आएंगे। ठीक है, इस फोर्ज के अंदर से हमने जॉब को गर्म करके निकाला, 1150 की स्टेप में बाहर निकालते हैं और इस एनविल के ऊपर रख के हैमर की सहायता से हमारे को जो भी क्रिया या जो भी ऑपरेशन करना है उसको हैमर से स्ट्रोकिंग करके उसको शेप में देने का काम कर। अब एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर क्या करेगी? उस जॉब को क्या करेगी? कूलिंग करने का काम करेगी, और डाउन टेम्परेचर उसका 950 रेड हॉट तक जाएगा। तब तक हम उसके ऊपर हैमर से कुटाई पिटाई करेंगे। उसके बाद में यदि हमारा जॉब पूर्ण नहीं बना है तो हम दोबारा भट्टी के अंदर 1150 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर हीट करेंगे, है ना। डाउन टेम्परेचर 950 से यदि डाउन टेम्परेचर पर हम किसी जॉब को स्ट्रोकिंग करते हैं तो हमारा मटेरियल हार्ड हो जाता है, और कठोर मटेरियल के ऊपर हैमरिंग करेंगे तो उसके ऊपर से क्रैक पन्स वगैरह आ सकते हैं। इसलिए हमारे को जॉब को प्रॉपर टेम्परेचर पर हीट करके ही हमारे जॉब को प्रिपेयर करना है ना। अब हम 1150 के सेंटीग्रेड से 950 तक हमारे जॉब को प्रिपेयर तो कर लेते हैं, पर हमारा हैमर चलाने का प्रेशर कभी कम कभी ज़्यादा, तो हमारा जॉब रफली बन के तैयार हो जाता है ना। उसके अंदर प्रॉपर स्मूथ नहीं हो पाता। उसके लिए हमारे पास में जो फिनिशिंग टूल है, यदि फ्लैट में फिनिशिंग करना है तो फ्लैटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, राउंड फिनिशिंग करना है तो हम स्वेज का यूज़ करेंगे, टॉप एंड बॉटम स्वेज।
इसके ऊपर बार को रखेंगे, ये बॉटम वाले स्विच को हार्डी होल के अंदर रख देंगे, टॉप वाले स्विच को उसके ऊपर रखेंगे और हमारे साथी से स्लैज हैमर से स्टॉकिंग कराकर उसकी राउंड फिनिशिंग वगैरह हमारे को आसानी से कर सकते हैं। तब हमारा जो टेम्परेचर जो मैंने बताया आपको कि तब हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन होना चाहिए, है ना, 750 से 950 होना चाहिए। अब हमारा जो टेम्परेचर है वो 750 से फिनिशिंग टेम्परेचर डाउन इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा जॉब पूरा साइज में लगभग बन चुका है। यदि हमने प्रॉपर टेम्परेचर पर उसकी फिनिशिंग करने जाएंगे और हमारे पार्टनर ने हैवी स्ट्रोक लगा दिया तो जॉब का साइज माइनस में चला जाए। इसलिए हमारा जॉब अंदर से कठोर रहे और केवल उसकी ऊपर की त्वचा ही सॉफ्ट रहे। जो फिनिशिंग टेम्परेचर और वर्किंग टेम्परेचर में इसलिए हम उसको डिफरेंस रखते हैं। ये हमारा एनविल है, पहले तो फोर्ज के बारे में बताया आपको, इसके बाद में ये एनविल है, इसके भी पार्ट्स हैं अलग अलग। ये बिग है यानी बेंडिंग ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए। इतना पोर्शन इसका कटिंग ब्लॉक कहलाता है। जो रॉ मटेरियल को हमको कोल्ड कंडीशन या हॉट कंडीशन में कटिंग वगैरह करना रहती है तो इसी ब्लॉक के ऊपर रख के हम कटिंग करेंगे, है ना। इसका याला क्षेत्र इसका वर्किंग फेस कहलाएगा, है ना। ये वर्किंग फेस है। ये जो हाई कार्बन स्टील से बना हुआ है जिसकी 20 से 25 mm की इसकी प्लेट, उसके ऊपर प्लेट एक वेल्ड लेती हुई है। इसकी पूरी बॉडी माइल्ड स्टील या कॉस स्टील से बनी रहती है। इसका वर्किंग फेस हाई कार्बन स्टील का होता है ना। स्क्वायर वाले होल को हार्ड होल कहेंगे, राउंड वाले होल को पंचिंग होल या ऑफसेटिंग होल। भाई हम यहीं पे रख के क्यों कट करते हैं? क्योंकि हमारा जो टूल है कटिंग टूल है वो कार्बन स्टील का बना हुआ है ना। हम कट कर रहे हैं, कट करते वक्त यदि हमारा रॉ मटेरियल अलग हो जाता है तो ये जो टूल की एज इससे टकराएगी तो ब्रेक वगैरह नहीं होगी। यहाँ पर रख के करेंगे तो उसकी एज वगैरह ब्रेक होने के चांसेस हैं क्योंकि ये कार्बन स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है। हाई कार्बन स्टील की हार्डनेस उससे अधिक मात्रा में ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आया क्वेश्चन कि भाई मटेरियल 2 पार्ट में क्यों बनाते हैं, है ना। इसका वर्किंग फेस हाई कार्बन स्टील का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम यहाँ पर मोटे मोटे और हॉट कंडीशन में जो जॉब रहते हैं उनकी कुटाई पिटाई करते हैं, है ना। जो स्टील है एक सुचालक धातु है, एक कॉर्नर पे गर्म करते हैं तो दूसरे कॉर्नर पे अपने आप गर्म हो जाता है। और हाई कार्बन स्टील 300-400 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक अपनी हार्डनेस को यथावत रखता है। इसलिए जो है वर्किंग फेस हमारा हाई कार्बन स्टील का रखा जाता है। ठीक है, ये बिग है यानी बेंडिंग ऑपरेशंस वगैरह करने के काम में आता है। कोई भी जॉब को हमारे को किसी भी हमारे को जो जॉब जो कृषि के जो ये अपने पंखे के हुक वगैरह बनाना रहते हैं, ये घरेलू जो भी कोई उपकरण वगैरह बनाना रहता है उसको बेंडिंग वगैरह करना रहता है तो इस बिग की सहायता से हम आसानी से बेंडिंग क्रिया वगैरह हम कर सकते हैं। ये कटिंग ब्लॉक टोटल रॉ मटेरियल की कोल्ड कंडीशन या हॉट कंडीशन में कटिंग करना। इधर वाले क्षेत्र को वर्किंग फेस कहेंगे, है ना। राउंड स्क्वायर वाले होल को हार्ड होल कहेंगे, राउंड वाले होल को पंचिंग होल या ऑफसेटिंग होल। ये होल इसलिए काम देता है कि यहाँ पर जो बॉटम वाले टूल है ना, हॉट चीजल का बॉटम वाला हिस्सा इसके अंदर होल्ड करने के लिए यूज किया जाता था, इसलिए तो इसका नाम हार्डी होल रहा, है ना। और राउंड वाले होल को पंचिंग होल या ऑफसेटिंग होल। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी शॉप के अंदर कोई भी मशीन वर्क नहीं किया जाता है, टोटल हैंड टूल्स के द्वारा वर्क करते हैं, इसीलिए इसका नाम स्मिथी है ना, ब्लैक स्मिथी है। तो जब हमारे को किसी जॉब के अंदर सपोज कोई ड्रिल वगैरह करना रहा या पंच वगैरह या होल वगैरह करना रहा तो हम उस रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, इस होल के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर हम पंच रखेंगे और पंच की सहायता से आसानी से पंचिंग क्रिया या ड्रिलिंग वाला काम हम आसानी से कर सकते। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है हमारे पास में दूसरा टूल होता है। सपोज जो जिसकी थिकनेस कम होती है ऐसे पीसेस को तो हम यहाँ पर रख के बैंड कर लेते हैं। यदि हैवी पीस यदि हमारे को बैंड करना रहा तो उसके अंदर क्या होता है, हैवी स्ट्रोक लगाना पड़ेगा। हैवी स्ट्रोक लगाएंगे तो हमारे हाथ वगैरह में जर्क वगैरह आ सकते हैं। इसके लिए दूसरा टूल हमारे पास में होता है जिसको बोलते हैं हम लेग वाइज, है ना। इस लेग वाइज के ऊपर हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, है ना। और हैमर की सहायता से इसको एनी शेप में किसी भी राइट एंगल में बेंड करना हो, राउंड बेंड करना हो तो आसानी से हम बेंडिंग क्रिया वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, लेग वाइज एक हैवी चैनल के ऊपर फिक्स है। वाइज 2-3 प्रकार की होती है, फिटिंग शॉप के अंदर होती है तो क्या होती है वो बेंच वाइज के बेंच के ऊपर फिट है तो बेंच वाइज हो गई। ये लेग वाइज है, इसके ऊपर नीचे लेग सरी का दे रखा है तो इसका नाम लेग वाइज पर। ठीक है, इसके जो जॉ होते हैं वो ठीक है चल रहा है। ये नट बॉक्स कहलाता है, ये जॉ कहलाएगा जिसके अंदर हैंडल बैठा हुआ स्क्रू है, ये लीवर है,
ये पाटा जो स्प्रिंग का काम करता है, आधे वाले भाग को जब हमारे को जिस साइड में यदि हमारे को वाइस को खोलना है, उसको वो आधे वाले पीस को वो पीछे धकेलने में हमारी मदद करता है ना। हैवी वर्क करना है तो इसलिए इस लेग वाइस के ऊपर एनी बेंडिंग ऑपरेशंस वगैरह हम ये कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। दूसरा हमारा एक और सपोर्टिंग टूल आता है जिसको हम बोलते हैं स्वेज ब्लॉक। ये स्वेज ब्लॉक है, ऊपर टॉप के अंदर वी शेप दे रखा है, इधर हाफ हेक्सागोनल भाग दे रखा है, नीचे हाफ राउंड शेप दे रखा है ना, बीच में राउंड शेप है, हेक्सागोनल शेप दे रखे हैं, इधर स्क्वायर वाला भाग दिया हुआ है ना, ठीक है। हमारे को सपोज हमारे को इसी वी शेप के एंगल के अंदर, इसी एंगल में हमारे कोई चीज़ को बैंड करना है तो हमने इसके ऊपर रॉ मटेरियल को रखेंगे और पुलर को उसके ऊपर रख के हमारे साथी से स्लेज हैमर से स्ट्रोकिंग करा के हम आसानी से बेंडिंग क्रिया वगैरह या हाफ हेक्सागोनल फिनिशिंग वगैरह या कोई नल के जो पाइप के ब्रैकेट्स वगैरह आते हैं, नल फिटिंग के हाफ राउंड एक तरफ से होता है, हाफ राउंड दूसरी तरफ से होता है, तो इस प्रकार के ब्रैकेट्स वगैरह भी हम इस स्वेज ब्लॉक की सहायता से हम कर सकते हैं। और स्वेज ब्लॉक मेलेबल कास्ट आयरन का बना हुआ होता है ना। ये भी हमारा स्मिथी शॉप का एक सपोर्टिंग टूल कहलाता है, ठीक है। अब टूल्सों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सिंगल हाथ से चलाने वाले हैमर को हम हैंड हैमर बोलते हैं और दोनों हाथ से चलाने वाले हैमर को स्लेज हैमर या डबल फेस हैमर। यदि हमारे को लाइट वेट से स्ट्रोकिंग करना है तो हैंड हैमर से यूज़ करेंगे, उससे हैवी स्ट्रोक वगैरह करना है तो हम स्लेज हैमर का यूज़ करते हैं, और स्लेज हैमर से भी हैवी स्ट्रोक वगैरह लगाना है तो पावर हैमर वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक टाइप्स ऑफ हैमर्स होते हैं जिसके अंदर ऊपर बॉल है तो ये हमारा को बॉल पेन हैमर कहलाएगा, इसके अंदर क्रॉस बनी हुई है तो ये क्रॉस पेन हैमर कहलाता है, यही क्रॉस पेन हैंडल की सीध में यदि होता है तो उसको स्ट्रेट पेन हैमर बोलते हैं, है ना। अब हैमर्स के भी एग्जाम वगैरह के अंदर पूछा कि भाई हैमर्स के पार्ट्स के नाम बताइए, ऐसे कुछ भी मतलब क्वेश्चन मतलब वाई में पूछे जाते हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा बॉल कहलाएगा, उसके नीचे वाला हिस्सा नेक कहलाएगा, बीच वाले पोर्शन को हम बॉडी कह लेंगे, नीचे वाले माउथ को फेस कहेंगे, जिसके अंदर हैंडल बैठा हो उसको आई होल कहते हैं, है ना। जितने भी स्ट्रोकिंग टूल्स हैं, जितने भी हैमर्स हैं सारे, मतलब है ना, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, सेट हैमर, स्लेज हैमर, स्ट्रोकिंग टूल्स एंड कटिंग टूल्स सारे कार्बन स्टील के बने रहते हैं और फिनिशिंग टूल सारे हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं, ठीक है ना। स्ट्रोकिंग टूल्स में क्या आ गया, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, सेट हैमर, स्लेज हैमर, ये सारे स्ट्रोकिंग टूल्स में गए। कटिंग टूल में कोल्ड चीजल, हॉट चीजल, स्क्वायर पंच, राउंड पंच, ये कटिंग टूल की गिनती में आते हैं। और फिनिशिंग टूल जो है वो फ्लैटर है, स्वेज है और पुलर है, ये फिनिशिंग टूल में आते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ टोटल फेरस धातु के ऊपर जॉब वर्क करते हैं, मतलब आयरन से संबंधित वर्क करते हैं, तो उसमें भी एक जाति होती है कास्ट आयरन, है ना। कास्ट आयरन भी एक मुख्य फेरस धातु है, लेकिन उसके अंदर ब्रिटलनेस या हार्डनेस अधिक होने के कारण उसका फॉर्जिंग सेक्शन या स्मिथी शॉप में कोई भी जॉब नहीं बनाया जाता। कास्ट आयरन भी एक मुख्य फेरस धातु है, लेकिन उसके अंदर ब्रिटलनेस या हार्डनेस अधिक होने के कारण उसका स्मिथी शॉप या फॉर्जिंग सेक्शन में कोई भी जॉब नहीं बनाया जाता, है ना। अब इसको फॉर्जिंग, जैसे कि अपन कोई वर्क करते हैं तो इसको फॉर्जिंग क्यों कहने लग जाते हैं बीच में। वैसे तो अपन बोल रहे हैं कि स्मिथी शॉप है, एक बार हमने इस फोर्ज के अंदर हमारे रॉ मटेरियल को गर्म कर दिया तो उसकी क्रिया का नाम उसके साथ में जुड़ जाता है। जो वर्क करते हैं उसको फॉर्जिंग क्रिया करना, ये हैंड फॉर्जिंग करना कहलाता है, और जो जॉब बने हुए को हम फॉर्जिंग कहते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर जॉब वर्क वगैरह करते हैं। चलिए उसके भी वहाँ पर टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस शॉप के सारे टूल्स लगे हुए हैं, है ना। टाइप्स ऑफ टोंग्स है, फ्लैट टोंग्स है, पिकअप टोंग्स है, राउंड टोंग्स है, साइड टोंग्स है, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, सेट हैमर, स्लेज हैमर, ठीक है। जिस प्रकार का जॉब वर्क कर रहे हैं प्रॉपर उसी प्रकार की टोंग्स का यूज करेंगे, नहीं तो हम एक्सीडेंट वगैरह के शिकार हो सकते हैं, है ना। हमारे को सपोज फ्लैट पाटे को पकड़ना है तो हम फ्लैट टोंग्स का यूज करेंगे। किसी बार को हम जंपिंग वगैरह करना है, लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाना, उसको जंपिंग ऑपरेशन कहते हैं, और मोटाई कम करके लंबाई बढ़ाना उसको ड्राइंग आउट या ड्राइंग डाउन करना कहलाता है ना। सपोज हमारे किसी बार को यदि जंपिंग करना है तो हमारे को पिकअप टोंग्स का यूज करेंगे, क्योंकि बार को हमारे को आड़े शेप में पकड़ना रहता है, उसकी लंबाई कम करके मोटाई बढ़ाना है तो पिकअप टोंग्स का यूज करेंगे। ठीक जंपिंग का उल्टा यदि ड्राइंग डाउन करना है
तो हम राउंड टॉन्ग्स का यूज करेंगे, बार को स्ट्रेट पकड़ेंगे और स्लेज हैमर से या हैंड हैमर से उसको स्ट्रोकिंग करके उसकी जो थिकनेस है उसको कम करके उसको लेंथ में इंक्रीज कर। साइड टॉन्ग्स, सपोज हमारे ये जो हैमर्स वगैरह हैं या जो कृषि के बहुत सारे उपक्रम वगैरह होते हैं जो डैमेज वगैरह हो जाते हैं, जिनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, तो ऐसे टॉन्ग्स ये जो उनको जॉबों को रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमारा क्या करना पड़ता है, इसका जो साइड वाला एल सरी का जो माउथ बना हुआ है, इसके होल के अंदर से पकड़ के हम उस जॉब को आसानी से प्रिपेयर वगैरह, उस टूल्स को आसानी से प्रिपेयर वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है, बॉल पेन हैमर्स और क्रॉस पेन हैमर के बारे में तो मैंने बताया कि स्ट्रोकिंग करने का मतलब, ये सेट हैमर का यूज क्या किया जाता है, जहां पर हैंड हैमर से चोट लगाने से हमारे जॉब की फिनिशिंग में खराबी आ रही हो, उस जगहों पर हम सेट हैमर का यूज करते हैं। कहां पर, जॉब के कंधों के पास में। सपोज हमारे को हैंड फोर्जिंग के द्वारा ये फ्लैटनर बनाना रहा, स्पेनर वगैरह बनाना रहे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये सेट हैमर को, जैसे यहाँ पर हमारे को फिनिशिंग करना है, यहाँ इस प्रकार का ग्रू वगैरह डालना है, तो यहाँ पर वो सेट हैमर जो स्क्वायर वाला माउथ होता है उसको यहाँ फिक्स कर देंगे और स्लेज हैमर से हमारे साथी से स्ट्रोकिंग करके ये जॉब के कंधों के पास की फिनिशिंग वगैरह हम आसानी से कर सकते हैं। जहां पर मतलब हमारे जॉब के अंदर हैंड हैमर से चोट लगाने से हमारे जॉब की फिनिशिंग में खराबी आ रही हो, उस जगह पे हम सेट हैमर का यूज करते हैं। हेवी स्ट्रोक लगाना है तो ये स्लेज हैमर का यूज करेंगे, डबल फेस वाला हैमर या स्लेज हैमर इसको हम कहते हैं। इसके बाद में हमारी बारी आती है फिनिशिंग टूल है, ये टॉप एंड बॉटम पुलर, जिसके अंदर तार का हैंडल, जो हैंडल लगा हुआ उसको टॉप कहेंगे और जिसके अंदर विदाउट हैंडल वाला है उसको बॉटम वगैरह, है ना। पुलर का काम है जॉब के कंधों के पास की फिनिशिंग, पुलर का काम है पुलरिंग या नेकिंग क्रिया करना। पुलर का जो वर्क है उसका काम क्या है, पुलरिंग या नेकिंग क्रिया करना। ये इस प्रकार से हमारे किसी बार के अंदर ये ग्रूव्स वगैरह डालना है, तो ये इस प्रकार से हमारे को ये पुलर की सहायता से बॉटम वाले टूलर को हम एनविल के हार्डियल के अंदर फिक्स कर देते हैं। फिर हम बार को उसके ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर टॉप वाला पुलर रख के हम हमारे साथी से हैमरिंग वगैरह करा के पुलरिंग या नेकिंग क्रिया आराम से ठीक से उस जॉब के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, स्वेजिंग, स्वेज के द्वारा ऑपरेशन कर, ये स्वेजिंग टॉप एंड बॉटम स्वेज, बॉटम वाले स्वेज को मैंने बताया आपको वहाँ एनविल के ऊपर रख के कि उसको उसके अंदर फिक्स कर देंगे और बार को उसके ऊपर रखेंगे और टॉप वाला स्वेज उसके ऊपर रख के राउंड फिनिशिंग करना हो तो राउंड फिनिशिंग, हेक्सागोनल फिनिशिंग और एक्टागोनल फिनिशिंग, ये अलग अलग टाइप्स की फिनिशिंग वगैरह करने वाले स्वेज भी आते हैं। ठीक है, इसके बाद में फ्लैट में या स्क्वायर में फिनिशिंग करना है तो फ्लैटर का यूज करेंगे। जो मैंने बताया था कि हमारे जो जॉब को हम प्रिपेयर तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा हैमर जो चलाने का जो तरीका है उसका प्रेशर हमारा मेंटेन नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा। यदि अधिक जोर से स्ट्रोक लगाते हैं तो वो वाली जगह पे ज़्यादा डीप में चला जाता है हमारा जॉब, और कम स्ट्रोक से लगाते हैं तो वो जॉब उतना हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। उसकी फिनिशिंग वगैरह करने के लिए हमारे को फ्लैटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद में बारी आती कटिंग टूल की। ये हॉट चीजल, ये गर्म पोजीशन में कट करती है मटेरियल को। जो मटेरियल हमारे कठोर मटेरियल होता है जैसे कार्बन स्टील हुआ, हाई कार्बन स्टील हुआ, ऐसे मटेरियल को हमारे को कोल्ड कंडीशन के अंदर हम उसकी कटिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, हम हॉट चीजल का यूज करेंगे, है ना। हमारे रॉ मटेरियल को हम फोर्ज के अंदर वही 950 से 1150 की स्टेप के अंदर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में एनविल के ऊपर रख के हमारे साथी से हैमर से चोट लगा के उससे आसानी से कटिंग वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है, और कोल्ड कंडीशन में कट करना हो जिसकी थिकनेस कम हो और मटेरियल सॉफ्ट हो, ऐसे मटेरियल को हम कोल्ड चीजल से कटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, दोनों का मटेरियल सेम है। इसके बाद में भी इन चीजल के अंदर दो प्रकार के डिफरेंस होते हैं, है ना। मटेरियल तो दोनों ही चीजल कार्बन स्टील से बनी हुई रहती है। एक डिफरेंस ये होता है कि हॉट चीजल का जो कटिंग एंगल होता है वो 30 का होता है और कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल 60 का होता है ना। पहला डिफरेंस क्या होता है कि हॉट चीजल का कटिंग एंगल 30 का होता है और कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल 60 का होता है ना। हॉट चीजल विदाउट टेम्पर्ड की रहती है और कोल्ड चीजल हार्ड एंड टेम्पर्ड की रहती है। क्या होता है, हॉट चीजल टेम्परिंग विदाउट टेम्पर्ड रहती है और कोल्ड चीजल हार्ड एंड टेम्पर्ड की होती है। अब टेम्परिंग क्या होता है ना। हम कोई भी चीजल को जो बनाते हैं तो हम पहले रॉ मटेरियल लेंगे,
और रॉ मटेरियल क्या होगा हमारा कटिंग टूल के अंदर, यदि हमारे को कटिंग टूल बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल होगा कार्बन स्टील, है ना। तो हम उसको हीट करके ही, गर्म करके ही कट करेंगे। कट करने के बाद में फिर क्या करेंगे, उसका हेड बनाएंगे, उसके बाद में उसकी बॉडी बनाएंगे, और बॉडी बनाने के बाद में उसका कटिंग करने के लिए उसको टेपरिंग, एक पॉइंट को टेपरिंग करेंगे। टेपरिंग करने के बाद में या तो फाइल से या ग्राइंडर से घिस के उसकी कटिंग एज वगैरह हम बना लेंगे। अब क्या हुआ, हमारा चीजल बन के पूरा कंप्लीट तैयार तो हो गया, लेकिन वो अन्य रॉ मटेरियल को कटिंग करने के योग्य अभी नहीं हो। फिर हमको उसको क्या करना पड़ेगा, हार्ड एंड टेम्पर्ड करना पड़ेगा। उसकी कटिंग पॉइंट को 750 से 950 के हीट तक हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में हम बकेट के अंदर पानी लेंगे और सडनली उसकी कटिंग पॉइंट को 1 इंच के लगभग उस पानी के अंदर हम डुबो देंगे, है ना। और पानी में डुबोने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वॉन्चिंग क्रिया। पानी में डुबोने वाली प्रोसेस को क्वॉन्चिंग क्रिया करना कहलाएगा। वो समय होगा 20 सेकंड से 25 सेकंड। इतनी देर में हम उसको कूल करके बाहर निकालेंगे। जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे तो उसकी कटिंग पॉइंट को जो हमने पानी के अंदर डुबोया था वाला हिस्सा हमारे को व्हाइट कलर में नजर आएगा। कैसा दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। अब बाकी वाला पोर्शन क्या है, जो पानी में डूबा नहीं था, तो क्या है उसके अंदर टेम्परेचर है ना। तो ये कूल वाला हिस्सा उस टेम्परेचर को अपनी ओर ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ क्या करेगा, अपनी ओर खींचने के साथ साथ कार्बन की ग्रेन्सों को पहले ज्यादा मात्रा में। जैसे ही उसकी कटिंग पॉइंट पे कार्बन की ग्रेन्स अधिक मात्रा में आके इकट्ठे हो जाते हैं, तब उसका कलर जो है वो नीला कलर या आसमानी कलर हमारे को दिखने लग जाता है। तो फिर हम दोबारा बकेट के अंदर उस पानी के अंदर उसकी कटिंग पॉइंट को दोबारा ठंडा करेंगे, और वही समय 20 सेकंड से 25 सेकंड के अंदर उसको बाहर निकालेंगे। और निकालने के बाद में जब हम देखेंगे कि वो जो कटिंग पॉइंट के ऊपर नीला कलर या आसमानी कलर या कार्बन की ग्रेन्स स्थिर हुआ या नहीं हुआ, यदि वो स्थिर हो जाते हैं तो फिर बकेट के पास में मिट्टी के अंदर थोड़ा सा कीचड़ से गीला करके उस जगह पे उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बाकी वाले पोर्शन को एटमॉस्फेयर की खुली हवा में ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, है ना। अब यदि हम पूरी चीजल को सडनली पानी के अंदर ठंडा कर देते हैं तो इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि उसके ऊपर स्ट्रोक लगाएंगे तो वो चीजल क्या होगा, तत्काल ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए तो हमारे को जो इस प्रकार से हमें तो हमारे जॉब को है तो हार्ड एंड चीजल को हार्ड एंड टेम्पर्ड करते हैं। सपोज हमारे किसी जॉब के अंदर स्क्वायर होल वगैरह करना है तो स्क्वायर पंच का यूज करेंगे, राउंड होल करना है तो राउंड पंच का यूज करेंगे, है ना। हमारे अब ये ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट का यूज है पंचिंग किए गए मिसिंग होल को करेक्ट करना, है ना। हमारे को कोई भी जॉब बनाया हमने और 2 पार्ट वाला जॉब है ना। एक जॉब को हमने जब होल करा, पंच किया तो बराबर हुआ, दूसरे को भी हमने मार्क किया, सेंटर पंच से मार्किंग कर दिया। लेकिन जब हमने उसके ऊपर पंच रखा और हमारे साथी ने उसके ऊपर पंच के ऊपर सडनली स्ट्रोक लगा दिया और थोड़ा सा हमारे हाथ से 1 mm 2 mm 3 mm वो पंच हमारा आगे पीछे होगा, है ना। तो क्या होगा, हम उस होल को मिलाने जाएंगे तो बराबर नहीं मिलेगा। तो फिर ये ड्रिफ्ट का जो पॉइंट है वो एलिप्टिकल राउंड होता है ना। तो हमारे पंचिंग किए गए मिसिंग होल को करेक्ट करने के लिए हम इस ड्रिफ्ट की सहायता से उसके क्रॉस एरिया को, क्रॉस सेक्शन को उस तरफ बढ़ा देंगे, है ना। एलिप्टिकल राउंड होगा तो वो उसका क्या होगा, अंडाकार होल हो जाएगा। उसको जब हम आपस में मिलाएंगे तो प्रॉपर मात्रा में मिल जाएगा। तो हमारा जो बना हुआ जो जॉब है वो वेस्ट नहीं हो। इस प्रकार से हम ये सारे टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब स्मिथी शॉप के बारे में जब हम वर्क करते हैं तो हम बहुत अच्छे से वर्क करने के बाद में हम बोलते हैं कि हमारा जॉब डिफेक्टिव या त्रुटिपूर्ण बन। तो किन किन कारणों से हमारा जॉब डिफेक्टिव या त्रुटिपूर्ण बनता है ना। सबसे पहले तो ओवर हीटिंग, दूसरा लो हीट और तीसरा ऑक्सीडेशन, है ना। यदि हम जो 1150 के सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से अधिक मात्रा में यदि हम टेम्परेचर पर हमारे जॉब को गर्म करके वर्क करते हैं तो 1150 के बाद में हमारा जो मटेरियल है वो MS है, वो क्या हो जाएगा, गलनक पोजीशन में चलने जाएगा, लिक्विड फॉर्म में जाने लगेगा। यदि उस पर सडनली हम चोट लगाएंगे तो बिखर जाएगा, है ना। इसलिए तो हमारे को प्रॉपर टेम्परेचर पे और डाउन टेम्परेचर के बारे में मैं बताया कि 950 से यदि डाउन टेम्परेचर पर हीट करके हम वर्क करते हैं तो मटेरियल वैसे ही कठोर होता है, उसके ऊपर हैमरिंग करेंगे तो चारों तरफ से क्रैक पंच वगैरह आ सकता है। अब ऑक्सीडेशन क्रिया क्या होती है ना। हमारे जॉब को गर्म करने का जो एक
समय होता है उससे अधिक समय तक हम मतलब उसके अंदर गर्म करते हैं, तो क्या है, जैसे ही गर्म जाप मतलब बाहर आता है भट्टी के अंदर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन एक अपनी क्रिया करना चालू कर देती है। ठंडे लोहे को आप कितना भी ठोकोगे पीटोगे उसके ऊपर से कोई परत या चिप्स नहीं निकलेगी, है ना। अभी प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो आपको वो वस्तु जो क्रिया है वो भी देखने को आपको मिलेगा, है ना। जैसे ही वो गर्म लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक परत सरीका जमने लग जाता है ना, और वो तो अपन ठोकेंगे पीटेंगे तो परत उसके ऊपर से बिखरने लग जाती है। इसलिए हमारे को यदि हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है उसको 2 टाइम 3 टाइम हीट करने के बाद में यदि हमारा जॉब बन जाता है तो निश्चित मात्रा में क्या होगा, सॉलिड बनेगा। और हमने ऑक्सीडेशन क्रिया का मतलब नहीं समझा, उसको नज़रअंदाज कर दिया। जो 2 टाइम हीट करने पे जो जॉब बनने वाला था हमने 4 टाइम भट्टी के अंदर गर्म करा और बाहर वर्क करके उसके ऊपर जॉब वर्क करा, तो निश्चित रूप से जो 2 टाइम अतिरिक्त ऑक्सीजन क्रिया हुई है तो हमारा जॉब निश्चित रूप से डिफेक्टिव या त्रुटिपूर्ण। ठीक है, ये ऑपरेशन वगैरह के बारे में अपन ये कटिंग ऑपरेशन, कोई भी चीज को कोल्ड कंडीशन में हॉट कंडीशन में मेजरिंग करके मतलब, है ना, कट करना, उसको कटिंग ऑपरेशन कहलाएगा। किसी भी वस्तु को वर्क करने की, जो हमारे को पंखे के हुक वगैरह बनाना, टॉन्ग्स वगैरह बनाना, उसको बेंडिंग वगैरह करते हैं तो उसको बेंडिंग ऑपरेशन करना कहलाएगा। ये पुलर के द्वारा अपने जो क्रिया करके जो ऑपरेशन किया उसको पुलरिंग या नेकिंग क्रिया करना कहलाएगा। ये स्वेजिंग, स्क्वायर बार था उसको हमने हैंड हैमर से राउंड किया, प्रॉपर शेप नहीं आया तो स्वेज के द्वारा हमने उसकी फिनिशिंग वगैरह दी, उसको स्वेजिंग ऑपरेशन करना कहते हैं। ये जंपिंग ऑपरेशन, किसी भी बार को हमारे को एक साइड से हमारे को उसको थिकनेस में बढ़ाना है ना, लेंथ कम करके उसको उसकी थिकनेस को बढ़ाना है तो उसको जंपिंग ऑपरेशन कहलाता है। ड्राइंग आउट, किसी बार की थिकनेस कम करना, मोटाई कम करके लंबाई में बढ़ाना, उसको ड्राइंग आउट या ड्राइंग डाउन ऑपरेशन करना कहते हैं। इसके बाद में आता है फोर्ज वेल्डिंग, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा अपन और बात कर लेते हैं। फोर्ज वेल्डिंग, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि 1150 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पे हीट करके हम जॉब को प्रिपेयर करते हैं तो हमारा जॉब डिफेक्टिव या त्रुटिपूर्ण बनता है। पर फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत तो हम 1300 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक हीट करके उसको गलनक पोजीशन तक ले जाते हैं एमएस को, और उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं और आपस में जॉइंट लगाते हैं। फोर्ज वेल्डिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के जॉइंट लगते हैं। बट जॉइंट, एक दूसरे को आमने सामने टक्कर से टक्कर जॉइंट लगाना। एक लेप जॉइंट, एक दूसरे के ऊपर रख के जॉइंट लगाना। और तीसरा जॉइंट होता है वी जॉइंट, बीच में से किसी वस्तु को चीर देंगे और दूसरी वस्तु को उसके अंदर प्रवेश करके और हैमर से चोट लगाएंगे तो उसको वी जॉइंट वगैरह बोलते हैं। ये इस प्रकार से 3 प्रकार के जॉइंट वगैरह लगते हैं। इस रिंग के अंदर हमने लेप जॉइंट लगाया है ना। रिंग को प्रॉपर मात्रा में जो हमारे को जितना साइज में बनाना है, मटेरियल को कट करके उस रिंग को बना लिया। रिंग को बनाने के बाद में दोनों माउथ पे हल्का सा स्क्रैच कर दिया, कट लगा दिया और एक दूसरे के ऊपर उनको रख दिया। अब हमने फोर्ज के अंदर उसको मटेरियल को गर्म किया। गर्म करने के बाद में जब फोर्ज वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होगा वो 1150 से 1300 सेंटीग्रेड के समथिंग होगा। जब वो फोर्ज वेल्डिंग का टेम्परेचर आएगा तो वो वाइट कलर में नजर आने लग जाएगा, और वाइट कलर में नजर आने के साथ साथ उसके अंदर से एक स्पेशल चिंगारी सरीके निकलने लग जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये फोर्ज वेल्डिंग का टेम्परेचर आ गया। फिर हम टॉन्ग से ग्रिप करके लाएंगे, एनविल के वर्किंग फेस के ऊपर रखेंगे। वर्किंग फेस के ऊपर रख के हैंड हैमर से हम उसके ऊपर चोट लगाएंगे। जो वर्किंग टेम्परेचर के ऊपर हम सपोज 5 पाउंड या 6 पाउंड के प्रेशर से हैमर से चोट लगाते हैं, पर जब हम फोर्ज वेल्डिंग के ऊपर जब चोट लगा रहे हैं तब हमारा जो हैमर का जो प्रेशर है 1 पाउंड या मुश्किल से 1.5 पाउंड के समथिंग, एक अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, मतलब बहुत धीमी गति से, मतलब धीमे प्रेशर से उसके ऊपर स्ट्रोकिंग करेंगे, पर हैमर का जो स्पीड है वो तेज रहेगी। हैमर की स्पीड इसलिए तेज रहेगी कि दोनों के बीच में जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की परत ना जम जाए, है ना। जैसे जैसे हमारा रिंग का टेम्परेचर डाउन होते चले जाएगा, हमारे हैमर का प्रेशर उतना तेजी से बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से हम फोर्ज वेल्डिंग वगैरह के ऊपर आसानी से फोर्ज वेल्डिंग वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो जॉब बना के आपको बताऊंगा हेक्सागोनल बोल्ट वगैरह का हेड, कोई चीज़ को बैंड वगैरह करने का या राउंड बार से स्क्वायर करना है, तब अपन भट्टी जलाएंगे तो केवल मैं आपको प्रैक्टिकल करके ही बता पाऊंगा, क्योंकि जो भट्टी का जो लोहर का जो आवाज़ है वो इतना तेज होता है कि वो इसके अंदर
आएगी। ठीक है, करें अपन भट्टी को स्टार्ट। वही तो बोल रहा हूँ, ये कितनी सही आ रही है। ये फोटो लेना टेबल लगा दें। कितनी लो? तीन लिया अभी तो और लेगा। भेजा अच्छा वीडियो बता वीडियो एक बार। अपन ने राउंड बार से हमारे को की बनाना थी स्मिथी शॉप के अंदर, तो हमने पहले बार लिया, उसको साइज में कट किया, 75 mm लेंथ रखी और इसकी थिकनेस हमने 12 mm रखी, है ना। अब ये की क्या काम करती है कि सॉफ्ट और पुली को आपस में जॉइंट करने का, एक लॉक करने का काम करती है, क्योंकि सॉफ्ट भी राउंड होता है और पुली भी राउंड होता है। तो इसकी आधी मतलब जो ग्रू उसके अंदर सॉफ्ट के अंदर डला रहता है और आधा उस पुली के अंदर डला रहता है, तो ये की उसके अंदर जाके फिक्स हो जाती है, तो सॉफ्ट और पुली आपस में एक दूसरे को ऑपरेट करती है। पहले हमने बार लिया, उसको 950 से 1150 पे गर्म किया। गर्म करने के बाद में हमने उसको पहले तो ये जो कट किया था वो हिस्सा स्मूथ करने के लिए पहले जंपिंग किया। जंपिंग करने के बाद में उसको ड्राइंग आउट किया, है ना। हैमर पे एनविल के ऊपर रख के उसको ड्राइंग आउट किया, मतलब ड्राइंग आउट मोटाई कम करके लंबाई में बढ़ाना, ठीक है। हमने स्क्वायर में उसको ड्राइंग आउट किया। अब हमने साइज में बनाया बराबर, लेकिन वो प्रॉपर स्मूथ नहीं था, तो फिर हमने फ्लैटनर की सहायता से उसको फिनिशिंग करी। बंदी कर दो सब। ये फ्लैटर की सहायता से हमारा उसको फिनिशिंग वगैरह किया, है ना। ये इस प्रकार से हमारा की बन के तैयार हो गया। पहले इसकी लेंथ 75 mm थी और थिकनेस इसकी 12 mm थी। की बनने के बाद में उसकी लेंथ हो जाएगी 85 mm लेंथ और 10 बाय 10 का स्क्वायर बार बन जाएगा। तो ये की बन के हमारा तैयार हो गया। सपोज हमारे को कोई स्मिथी शॉप के अंदर हेक्सागोनल बोल्ट बनाना है, तो इस प्रकार से हमने बोल्ट एक राउंड बार का तैयार करके रखा, हेड बनाया उसका। पहले हमने जो बार लिया था उसकी जो लेंथ थी वो 75 mm ली। हमने वन साइड उसको हीट करके जंपिंग किया, वन साइड हीट करके 950 से 1150 पे गर्म करके उसको हीट करके वन साइड में जंपिंग किया। जंपिंग करने के बाद में हमने पुलर की सहायता से उसके हेड बनाने वाले हिस्से को अलग ड्रॉ कर दिया।
है ना। इसको बोलते हैं पुलरिंग या नेकिंग क्रिया करना। इस हैमर के ये पुलर के ऊपर रखा 20 mm से 25 mm के लगभग, इसको रख के हमने हमारे साथी से स्लेज हैमर से इसको स्ट्रोकिंग करवाया। तो ये वाला भाग इसका अलग हो गया जो थिकनेस बढ़ाई थी। उसके बाद में हमने इसके बाद वाले पोर्शन को उसको हमारे को लेंथ में बढ़ाना था, तो इसकी थिकनेस को कम करके उसको लेंथ में इंक्रीज किया। अब प्रॉपर मात्रा में स्मूथ नहीं हुआ तो उसकी फिनिशिंग हमने स्वेज से की। बॉटम वाले स्वेज को एनविल के हार्डवेल के अंदर फिक्स किया, है ना। और उसको हमने जो बोल्ट बनाना है उसको बॉटम वाले स्वेज के ऊपर रखा और टॉप वाला स्वेज, बॉटम वाले स्वेज के ऊपर हमने बार को रखा, बार के ऊपर हमने टॉप वाला स्वेज रखा और हमारे साथी से हैमरिंग करके उसकी राउंड फिनिशिंग वगैरह हमने प्रॉपर स्मूथ में की। ठीक है। उसके बाद में हमने इसकी बाद वाली प्रोसेस होती है, इसके हेड बनाने के लिए हमने होल प्लेट के अंदर इसको डाला और हैमर से इसके ऊपर ऑफसेटिंग ऑपरेशन किया ताकि ये पहले राउंड हेड बन गया। और राउंड हेड बनने के बाद में फिर हमने हैमर की सहायता से उसके एक पहलू को पीटा, हैमरिंग किया, तो दो पहलू, वन साइड तो हैमर और सेकंड साइड से हमारा एनविल का बेस मिला। फिर उसको थोड़ा सा ट्विल किया और हैमरिंग किया तो 4 साइड बनी और उसके बाद में और राउंड करके फिर हैमरिंग किया तो इसकी 6 साइड। इस प्रकार से हमने इस एक हेक्सागोनल बोल्ट बना के तैयार किया। ठीक।